हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं 2025 के लिए। तो इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 5वां प्रैक्टिस सेट। तो देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि डिस्कशन के साथ ही इसके एक क्वेश्चन से संबंधित इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी पे यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें डिस्कशन किया जाता है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखिएगा। कह रहा है अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किससे है। तो अमृत धरोहर योजना का जो संबंध है वो किससे है, तो आर्द्र भूमि से है। किससे है, तो आर्द्र भूमि से है। और ये अमृत धरोहर योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना ही क्या है, और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना ही अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। तो किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है किससे, तो प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उससे होता है। किससे होता है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से क्या होता है, किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है। तो किस समिति के द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है मेरे भाई, तो ये राघवन समिति के द्वारा ये सुझाव दिया गया है। किसके द्वारा, राघवन समिति के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की एक समस्या है। तो कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में जो एक समस्या है मेरे भाई वो क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 का आंसर हो जाएगा आपका असंगठित क्षेत्र। यानी कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या जो उत्पन्न होती है वो क्या है, असंगठित क्षेत्र होती है। असंगठित क्षेत्र होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जो संबंधित है वो क्या है, सक्षमता उपागम। क्या है दोस्तों, सक्षमता उपागम जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। क्योंकि सक्षमता उपागम के विकास में जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बिहार के चंपारण में, ठीक है, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया है। तो बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया भाई, तो ये तो आपको पता ही होगा 1917 में पारित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके लिए जो है एक कमेटी का गठन किया गया था जिसको चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी कहा जाता है। मतलब कि चंपारण इसकी यहाँ की समस्याओं को जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। और उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, उसका अध्यक्ष बनाया गया था किसे, तो FG सलाई को। FG सलाई को क्या क्या बनाया गया था, उसका चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का सदस्य बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है कि जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है, ठीक है। तो शिमला सम्मेलन के कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है मेरे भाई, तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कम्युनिटी प्रथा किस देश से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी, ठीक है। तो कम्युनिटी प्रथा जो है मेरे भाई वो कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी। तो ये जो था बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में जो है दोस्तों ये प्रथा जो है सर्वाधिक प्रचलित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने पहली कोठी कब स्थापित किया है। तो दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों के द्वारा जो पहली कोठी स्थापित किया गया है मेरे भाई वो कहाँ कब किया गया है, तो 1611 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में से कौन सा था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान जो था दोस्तों वो कौन था, तो तुर्की मुसलमान अगर आपसे कहेगा तो क्या हो जाएगा, सुबुक्तगीन। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, सिर्फ मुसलमान अगर पूछता है तब आपका क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो कहेगा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान तो मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन यही कहता है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सुबुक्तगीन हो जाएगा। और मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अरबी निवासी था, ठीक है। ये क्या था दोस्तों, अरबी था। इसी प्रकार से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा मेरे भाई,
देखिए कह रहा है सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। तो ये जो है दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन में किया गया। ठीक है, और हरिपुरा अधिवेशन की अगर हम बात करें तो ये हरिपुरा कहाँ पड़ता है, तो हरिपुरा जो है मेरे भाई गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया है। तो विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया है मेरे भाई, तो देवराय द्वितीय के द्वारा जो है मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिए थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में जो है दोस्तों गंगा का सिर्फ और सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। कितना बार, एक बार उल्लेख हुआ है। और ऋग्वेद के ये 10वें मंडल में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 10वें मंडल में गंगा का उल्लेख हुआ है। ठीक है, और कितना बार हुआ है, एक बार हुआ है। तो यहाँ से गंगा नदी से बार में आया है, तो ध्यान रखिएगा कि गंगा का तो एक बार उल्लेख हुआ है। वही अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो उल्लेख है दोस्तों वो सिंधु नदी का हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उल्लेख किस नदी का हुआ है, सिंधु नदी का हुआ है। और सरस्वती नदी को इस समय ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी माना जाता था। इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न विद्रोहों का कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा विद्रोह, तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि कौन सा विद्रोह जो है कब हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो सन्यासी विद्रोह जो है ये कब हुआ है, 1763 से लेकर के 1800 के बीच में हुआ है। ठीक है, 1800 के बीच में हुआ है सन्यासी विद्रोह। नील विद्रोह की अगर हम बात करें तो नील विद्रोह जो है आपका 1859 से 1860 के बीच में हुआ है। ठीक है, 1860 के बीच में हुआ है। वही अगर हम पावना विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो पावना विद्रोह जो है 1873 से लेकर के 1876 के बीच में हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर देखिएगा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबसे पहले 63 से 1800 के बीच में हुआ है, फिर 1859 से 1860, फिर 1873 से 1876। तो सन्यासी विद्रोह पहले हुआ, फिर नील विद्रोह हुआ, फिर पावना विद्रोह हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कौन देखिए कह रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया है। तो अफगानिस्तान में किस वर्ष तो किया है दोस्तों, तो ये 1915 में किया है। महेंद्र प्रताप के द्वारा जो है अफगानिस्तान में प्रथम सरकार के गठन कब किया गया है, तो 1915 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया। तो साधारण ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया है मेरे भाई, तो वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है आपका किसके द्वारा, तो केशव चंद्र सेन केशव नहीं, विश्वनाथ शास्त्री के द्वारा और आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, विश्वनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, ये दोनों हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया, कब किया गया है, ये अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना है कि 1878 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि अदंतेपुरी बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो अदंतेपुरी बिहार का जो निर्माण किया गया है किसके द्वारा, तो गोपाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ है। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1992 ईस्वी में कब हुआ है दोस्तों, 1992 ईस्वी में किया गया है। इसके रोकथाम के लिए, एड्स के रोकथाम के लिए ये सब कार्यक्रम किया गया है। ठीक है, कह रहे हैं ब्रैक की अगर हम बात करें तो ब्रैक में स्थापित साइरिस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ये जो है दोस्तों ये कनाडा के सहयोग से किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, तो ये ट्राम्बे में, यानी महाराष्ट्र के ट्राम्बे में किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के ट्राम्बे में किया गया है, ये आपको पता होगा। और किसके सहयोग से किया गया है दोस्तों, तो कनाडा के सहयोग से इसका स्थापना किया गया है। इस क्वेश्चन है हमारा कि सुपर कंडक्टर के आविष्कार में निम्नलिखित में से कौन, तो सुपर कंडक्टर का आविष्कार निम्न में से कौन है। ठीक है, आविष्कारक पूछ रहे हैं, तो सुपर कंडक्टर का जो आविष्कारक है दोस्तों वो कौन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सुपर कंडक्टर है ना, तो सुपर कंडक्टर का आविष्कारक हो जाएगा आपका एच कामेरलिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नाम देखिएगा एच कामेरलिंग है। ठीक है, एच कामेरलिंग के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों कि डीजल इंजन, तो डीजल इंजन जो है उसका रुडोल्फ के द्वारा आविष्कार किया गया है। गैस इंजन कहेगा तो डेमलर जो है दोस्तों ये गैस इंजन किसका, तो गैस इंजन का आविष्कार किए हैं। ठीक है, डेमलर के द्वारा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है।
तो डीपीए समाचार एजेंसी का जो संबंध है दोस्तों वो किस देश से है, तो ये जर्मनी से है। कहाँ से संबंधित है, ये जर्मनी से संबंधित है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछता है यूपीपी समाचार एजेंसी का संबंध किससे है, तो ये पाकिस्तान से है। किससे है दोस्तों, पाकिस्तान से है। अगर आपसे पूछता है इरना जो है, इरना समाचार पत्र का संबंध कहाँ से है, तो इरना समाचार पत्र का संबंध है ईरान से। ठीक है, ईरान से है। ठीक है, उसी तरह से अगर पूछेगा इतीम पूछता है, तो इतीम जो है, इतीम अगर पूछता है तो इतीम समाचार पत्र एजेंसी का नाम जो है ये कहाँ से है, ई से इजराइल रखना है, इजराइल। ठीक है, इजराइल से है। ठीक है, कहाँ से है, इजराइल से है। चलिए अब एक और आपको बता देते हैं, जैसे सिन्हुआ कहेगा, सिन्हुआ कहता है, तो ये कहाँ से है दोस्तों, ये जो है हमारा चीन से है। कहाँ से है, चीन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में से किससे संबंधित किया जाता है। देखिए दुनिया का पुलिसमैन जो है दोस्तों, ये सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। क्या है कि देखिए संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है, जिसमें से महासभा, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक सामाजिक परिषद है, प्रयास परिषद है, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है। तो ये 6 अंग हैं, 6 अंग हैं किसका, सुरक्षा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र का। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग में से सुरक्षा परिषद भी एक क्या है, उसका अंग ही है। और इसी सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे महासभा जो इसका है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको विश्व का लघु संसद, महासभा को विश्व का लघु संसद के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, तो विश्व का लघु संसद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल है। तो देखिए कह रहा है अफ्रीकी देश जो है संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल है, तो वो अस्थायी रूप से कौन शामिल है दोस्तों, सोमालिया है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि संयुक्त सुरक्षा परिषद है, इसमें टोटल 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य में अगर हम बात करें तो 5 तो अस्थायी है, 5 अस्थायी है, और 10 सदस्य क्या है दोस्तों, तो 10 सदस्य अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो उसी अस्थायी सदस्य में से एक क्या है, सोमालिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में वक्फ विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम को संशोधन करता है। तो ये जो है दोस्तों 1995 की अगर हम बात करें तो 1995 के वर्ष के वक्फ अधिनियम को संशोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किसके द्वारा किया गया। हाल ही में सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश के द्वारा किया गया है, तो ये मैक्सिको के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, मैक्सिको के द्वारा किया गया है। चलिए अब जरा देखिए, तो कह रहा है कि लिस्ट में कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा किया है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन इसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रशांत बालकृष्णन नाडर, अजीत कृष्णन हो गया, शुभांशु शुक्ला, ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, शामिल हैं। और एक नाम और है जो आप याद रखिएगा कि एक नाम जो है दोस्तों, एक और क्या है, तो अंगद प्रताप है। अंगद प्रताप भी जो है, अंगद प्रताप को भी ध्यान रखिएगा। तो 4 नाम हो गया, 1 नाम, 2 और 3 और 4। तो ये जो है दोस्तों 4 जो है अंतरिक्ष यात्रियों का नाम की घोषणा किया गया है किसमें, तो क्रू अंतरिक्ष मिशन में ये चारों जो है जाने वाले हैं। ठीक है, कौन है, प्रशांत बालकृष्णन है, अजीत कृष्णन है, शुभांशु शुक्ला है और अंगद प्रताप है। तो ये चारों जो हैं क्रू मिशन के लिए रवाना होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें शामिल नहीं है पूछा था, तो सभी के सभी क्या है दोस्तों, शामिल ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था। तो चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया है मेरे भाई, तो 2017-18 के बजट में चुनावी बॉन्ड योजना को पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो ये किस में शामिल करने का निर्णय लिया गया दोस्तों, तो असम हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, तो असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी गहरी, ठीक है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी गहरी सुरंग का उद्घाटन किया है। तो ये जो है दोस्तों आपका ठाणे बोरीवली टीन टनल क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग जो है, सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किस नाम से किया है, तो ठाणे बोरीवली टीन टनल के नाम से किया है। ठीक है, कह रहा है हाल ही में
मर्सर्स द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, इस सूची में जो है दोस्तों क्या कह रहा है, मर्सर्स के द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर जो है भारत का सबसे महंगा शहर है? तो 3 सबसे महंगा शहर है दोस्तों, जिसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे महंगे शहरों में अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, तो पूरा विश्व में अगर हम देखें तो यहाँ पे हांगकांग जो है दोस्तों, क्या है? हांगकांग। हांगकांग जो है दोस्तों क्या है सबसे महंगा शहर है। दूसरा नंबर पे क्या है? सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर है। और तीसरा नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है? ज्यूरिख हो जाता है, ज्यूरिख है। ये सभी जो है महंगे शहर में से हैं। ठीक है, और नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो 165वां स्थान पे है। कितना स्थान पे है? 165वां स्थान पे रखा गया है नई दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई? देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के सदन के नेता कौन है? तो ये राज्यसभा के सदन के नेता कौन है दोस्तों? जेपी नड्डा हैं। ठीक है, राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? जेपी नड्डा हैं। ये जो है भारतीय ये अगर हम बात करें तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के भी क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चुनाव में कौन जो है ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? तो मसूद पेजेस्कियान के जो है निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत के जीडीपी में कितना प्रतिशत? 8.2% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री को किया गया है। किसे? विक्रम मिश्री को किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है कि बिहार में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 2 महिलाओं को क्या किया गया है दोस्तों? पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, दो महिला कौन कौन है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, तो 2 महिला कौन कौन है इसको जान लीजिए। एक तो है हमारा क्या, स्वर कोकिला के नाम से जो है जाना जाता था, उसको है ये कौन? शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा हो गए। ठीक है, शारदा सिन्हा। और इनको जो है कला के क्षेत्र में जो है दोस्तों पुरस्कार मिला है। एक है निर्मला देवी। निर्मला देवी जो है दोस्तों, इनको सूजनी कला के लिए, ये सूजनी कला के लिए फेमस है, तो इनको भी कला के क्षेत्र में ही क्या किया गया है? पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि शारदा सिन्हा जो है उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और निर्मला देवी को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द क्या? एंड्रयूज द पोस्टल के से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द पोस्टल से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों? तो ये जो है आपका क्या है, आप देखेंगे कि रूस का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है, से सम्मानित किया गया है मोदी को। चलिए, अब देखिए, कह रहा है कि रिमपैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो रिमपैक 2024 का आयोजन जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे? तो गौतम गंभीर को जो है दोस्तों मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो पहला पदक जीता दोस्तों मनु भाकर के द्वारा जीता गया है। ठीक है, पेरिस ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जो है पेरिस में ही हुआ था, इसलिए इसका क्या है? तो 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसी को हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 के भी नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मन्नू भाकर जो है दोस्तों सबसे पहला पदक मन्नू भाकर लाए थे। और ये कौन सा था? तो इनका 10 मीटर जो है 10 मीटर एयर स्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, कांस्य पदक जीते थे। चलिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से याद रखना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ, अब 4 साल बाद 2028 में होगा। ठीक है, और 28 में, इस बार तो पेरिस में हुआ है और अगला जो होगा 28 में वो कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले
माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही जो है वो क्या बने हैं? तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह हैं। ये 5 साल के उम्र में, मात्र 5 साल के उम्र में जो है दोस्तों अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का जो है चढ़ने वाले बच्चा बन गया है। ठीक है, बच्चा ही कह सकते हैं क्योंकि 5 साल का है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहाँ के रहने वाला है ये तेगवीर सिंह? तो ये पंजाब के रहने वाला है। अब देखिए कह रहा है कि आगामी महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024, कह रहा है कि आगामी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो ये किस राज्य में होगा दोस्तों? तो बिहार में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? बिहार में होगा। बिहार के कहाँ होगा? तो बिहार के राजगीर में इसका आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो सतीश कुमार को जो है रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 सितंबर जो है 2024 को पदभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है दोस्तों किसी कार्य करने का संकल्प ले लिए हैं यानी बीड़ा उठा लिए हैं, तो बीड़ा उठाना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संसारिक का शुद्ध रूप क्या है? तो संसारिक का जो शुद्ध रूप है दोस्तों वो क्या होगा? सांसारिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संसारिक है ना, तो यहाँ पे सांसारिक होता है। चलिए अब नेक्स्ट निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? निरोग, तो निह जोड़ क्या हो जाएगा? निह जोड़ रोग, और नी जो होगा वो हर्षिक अर्थ से होगा निह, और जोड़ क्या हो जाएगा? रोग होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और निरोग में कहेगा कि कौन सा संधि है? तो देखिए यहाँ पे विसर्ग आपको ध्यान रखना है, विसर्ग संधि है इसमें। ठीक है, विसर्ग संधि है। चलिए अब जरा देखिए तो मेरे भाई कह रहे हैं कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और अगर शब्दों के सार्थक समूह कहेगा तब हम कहेंगे कि वाक्य कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो वर्ण होता है। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। शब्दों के सार्थक समूह को कहेगा तो वाक्य कहेंगे। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? तो वर्ण होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पिछले वीडियो में हम बताए थे दोस्तों कि टोटल जो है वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा कितना संख्या है। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि ऑनेस्टी एंड अपराइट ऑफ करेक्टर। ठीक है, यहाँ पे चुनना क्या है दोस्तों? कह रहा है अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द, यानी कि एक तरह से इसका जो है वन वर्ड में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑनेस्टी एंड अपराइट ऑफ करेक्टर। तो ऑनेस्टी एंड अपराइट ऑफ करेक्टर को हम एक शब्द में अगर बोलें तो हम इसको कह सकते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मर्डरर ऑफ वंस मदर। ठीक है, द मर्डरर ऑफ ऑन्स मदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों मैट्रीसाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैट्रीसाइड, यानी कि अपनी माँ की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? तो मैट्रीसाइड कहते हैं। ठीक है, और वही अगर भाई की हत्या कहेगा तो क्या कहेंगे दोस्तों? फैट्रीसाइड कहेंगे। ठीक है, इस बार साइड जहाँ लगा हुआ रहेगा तो ध्यान रखना है, साइड का मतलब होता है हत्या, यानी किसी का हत्या करना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे याद रखना है कि सम बॉयज बेयर हेल्पिंग द वुडन मैन, सम बॉयज बेयर हेल्पिंग द वुडन मैन। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो द वुडन मैन वेयर बीइंग हेल्प्ड बाई सम बॉय। ठीक है, तो यहाँ जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज करना था, इसका क्या हो जाएगा? द वुडन मैन वेयर बीइंग हेल्प्ड बाई सम बॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऋषि का स्त्रीलिंग जो है रूप क्या है? तो ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों? ऋषिका है। ठीक है, ऋषिका, ऋषिका। ठीक है, क्या होगा? ऋषिका। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप में सीमेंट का निर्माण कहाँ गया था? तो विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से जो सीमेंट का निर्माण किया गया था दोस्तों वो ब्रिटेन के पोर्टलैंड में किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक शहर में किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? तो 1824 ईस्वी में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिमी घाट के निम्न दर्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए। तो पश्चिमी घाट के निम्न दर्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा मेरे भाई कि सबसे पहले तो आपको सेनकोटा घाट मिल जाता है। ठीक है, तो सेनकोटा घाट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा पाल घाट। ठीक है, तो पाल घाट हो गया, और सेनकोटा घाट के बाद हो गया आपका पाल घाट। अब पाल घाट के बाद आपका आ जाएगा क्या? पाल घाट आ गया ना, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखिए सबसे पहले आपका भोर घाट होगा ये। ठीक है, तो 4 नंबर हो गया।
एक सेकेंड, 2 × 4 दिया, यहाँ 3 होगा, ठीक है। हाँ अब देखिए ठीक होगा। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, 4 नंबर यानी सेनकोटा घाट। सेनकोटा घाट के बाद आपका क्या हो जाएगा, पाल घाट यानी 2 नंबर, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, भोर घाट यानी 3 नंबर, और थाल घाट होगा। यानी इस प्रकार से 4 2 3 1, 4 2 3 1 कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है, यही आपका सही हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि किन किन शहर को जोड़ने का काम करता है ये सब दर्रा। ये सभी के सभी जो है दर्रा हैं दोस्तों। सेनकोटा घाट की अगर हम बात करें तो सेनकोटा घाट जो है तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच जो है जोड़ने का काम करता है। वही पाल घाट की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो पाल घाट जो है कोयम्बटूर को कोचीन से, कोयम्बटूर को क्या, कोचीन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, भोर घाट को। तो भोर घाट जो है मुंबई से पुणे, किससे, मुंबई से पुणे को जोड़ता है, ठीक है। और थाल घाट की अगर हम बात करें, थाल घाट की, तो थाल घाट जो है मेरे भाई नासिक को मुंबई से जोड़ता है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें सेनकोटा घाट, तो सेनकोटा घाट जो है तिरुवनंतपुरम से मदुरई, तिरुवनंतपुरम से क्या, मदुरई। और वही पाल घाट की अगर हम बात करें दोस्तों तो कोयम्बटूर से कोचीन हो गया। भोर घाट की अगर हम बात करें तो भोर घाट क्या है, मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे। और उसके बाद फिर क्या है, थाल घाट, थाल घाट क्या है, तो थाल घाट जो है आपका नासिक से मुंबई है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये याद हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई। हाँ, कह रहा है कि विश्व में कितने ऐसे भू अवस्थित देश हैं जो दोहरे भू अवस्थित हैं, ठीक है। कितने ऐसे भू अवस्थित देश हैं जो दोहरे भू अवस्थित हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 ऐसे जो है भू अवस्थित देश हैं दोस्तों, क्या है, जो दोहरे भू अवस्थित हैं, ठीक है। विश्व में 2 ऐसे देश हैं जो दोहरे भू अवस्थित देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राष्ट्र, और वो 2 देश कौन कौन है दोस्तों, उसका भी नाम ध्यान एक बार सुन लीजिए ताकि आपको मान लीजिए कभी पूछे तो ध्यान में रहे। तो एक तो है दोस्तों उज्बेकिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान। और दूसरा जो है हमारा क्या है, लिचेस्टीन है, लिचेस्टीन, क्या है, लिचेस्टीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो झील है दोस्तों वो मिशिगन झील है। मिशिगन झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बाकी सुपीरियर की बात करें, हुरून या एरी की बात करें तो ये सभी झील जो है यूएसए में भी है और कनाडा में भी है, ठीक है। किसी यूएसए और कनाडा दोनों में भी है, लेकिन मिशिगन झील जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूएसए में ही है, ठीक है। कर उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है, तो ये ट्रोपोफाइट कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई, ट्रोपोफाइट कहलाती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है, जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है, तो ट्रोपोफाइट कहलाती है। कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो कोरियोलिस बल का जो प्रभाव होता है दोस्तों वो न्यूनतम विषुवत रेखा पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो क्या है, किलायु है, क्या है, किलायु है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। तो अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में जो सबसे कम समय लेता है दोस्तों वो क्या है, बृहस्पति ग्रह है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो गया और सबसे कम समय में चक्कर लगा देता है, यानी 10 घंटे में ही क्या करता है, चक्कर लगा देता है। अगर सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 12 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। और ये अपने धुरी पर चक्कर कितना, तो 10 घंटे में लगा देता है। जैसे पृथ्वी कैसे करता है, 24 घंटे में जो है अपने धुरी पर चक्कर लगाता है, ठीक है ना, और 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो उसी तरह से बृहस्पति की अगर हम बात करें तो मात्र 10 घंटे में ही अपने धुरी पर क्या करता है, चक्कर लगा देता है सबसे तेज गति से, और 12 बरस में क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और अगर हम बात करें द्रव्यमान की, अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है, यानी 1000 भाग से 1000वां भाग है, ठीक है। यानी कि सूर्य का जो द्रव्यमान है उससे क्या है 1000वां भाग जो है बृहस्पति का द्रव्यमान जो है छोटा है। चलिए ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं लेकिन ध्यान रखना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। तो देखिए सबसे अधिक वाला तो हम लोग देख लिए, और सबसे कम समय सॉरी इसी को तो हम अभी किए थे, ठीक है। तो एक सबसे कम समय कौन लेता है, बृहस्पति, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया है, ठीक है। तो किस वर्ष जल
जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया है मेरे भाई? तो ये 1974 में किया गया है। कब किया गया है? 1974 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है कि सासकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था संगठन के द्वारा दिया जाता है? तो सासकावा पुरस्कार जो दिया जाता है मेरे भाई वो यूएनईपी के द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यूएनईपी किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किस प्रकार के प्रकरण आते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किस प्रकार के प्रकरण आता है? कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं दोस्तों? तो ये 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। ठीक है, 3 प्रकरण आते हैं। एक तो हो जाता है क्या? संवैधानिक, दूसरा होता है दीवानी और तीसरा होता है फौजदारी। ठीक है, चलिए और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो क्या है? सत्य है। तो नए संसद भवन के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आकार त्रिकोणीय है, तो एकदम बिल्कुल सही है। इस संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, तो ये भी क्या है? सही है। अगर इसके निर्माण में ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर का प्रयोग, बिल्कुल सही है। नए संसद भवन के तीन मुख्य द्वार स्थल है जो कि थल, जल और नभ है, यानी जल, थल और वायुसेना से समर्पित है, तो ये भी सही है। तो सभी के सभी कथन क्या है दोस्तों? सही है। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है? तो कौन कौन सा राज्य है दोस्तों जहाँ पे लोकसभा में सदस्यों की संख्या है वो क्या है? समान है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर राजस्थान और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में टोटल सदस्यों लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है दोस्तों कितना है? 25 है। ठीक है, दोनों में 25 है। और उसी तरह से अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में तो 25 हो गया मेरे भाई। और अगर हम बात करें किसका, तो यहाँ पे ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश नहीं, तो आपका झारखंड और असम की अगर हम बात करें तो झारखंड और असम में टोटल 14 लोकसभा सीट है। तो इसमें 14 है दोस्तों, ये दोनों में क्या है? 25 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और क्या होगा? 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, झारखंड और असम में 14 लोकसभा सीट है और राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कितना है? 25 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है मेरे भाई? तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो हाँ, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। केंद्रीय मंत्री जो है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो ये भी सही है। तो यानी कि इनमें से सभी सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया था? तो मुस्लिम समुदाय के लिए पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किसके द्वारा? तो 1909 के भारत पार्षद अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1909 के भारत पार्षद अधिनियम को हम लोग मार्लो मिंटो सुधार के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार के भी नाम से जानते हैं। और ये 1909 के तहत ही क्या हुआ था? एक तो आप यहाँ पे देख लिए। दूसरा ध्यान रखना है कि प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि किया गया था और इसी अधिनियम के तहत पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव करने एवं पूरक प्रश्न पूछने और मत देने की आज़ादी भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो देखिए दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर का पहली बार जो निर्वाचन हुआ था वो आपका बंगाल के क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, बंगाल के क्षेत्र से हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे बाद में जो इनका निर्वाचन हुआ वो कहाँ से हुआ? तो वो अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे से फिर जो है इनका निर्वाचन हुआ था। ठीक है, बॉम्बे से निर्वाचन सबसे पहली बार कहाँ से? बंगाल से। फिर कहाँ से? तो बॉम्बे से हुआ है। ठीक है, और संविधान के मुख्य वास्तुकार भी इन्हीं को कहा जाता है और संविधान के जनक के रूप में भी भीमराव अम्बेडकर को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है अगर दोस्तों, तो भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे कहता है कि प्रस्तावना का विचार, तो विचार अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है विचार कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर हम बात करें तो देखिए क्या क्या चीज़ लिया हुआ है। एक तो हो गया कि प्रस्तावना की भाषा,
दूसरा ध्यान रखना है समवर्ती सूची का प्रावधान। तीसरा ध्यान रखना है कि केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध है, शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का बंटवारा है, इसके बारे में लिया गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि संसद में संयुक्त बैठक का जो किया जाता है वो सभी के सभी कहाँ से लिए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिए गए हैं। चलिए अब करें 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए थे। तो हम पिछले क्लास में, पिछले सेट में हम लोग ये बताए थे दोस्तों कि 12वें अनुसूची की अगर हम बात करें तो उसको 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, 1992 के तहत जोड़ा गया था और इसमें विषयों की संख्या जो है दोस्तों वो कितने हैं, 18 विषय है। ठीक है, 18 विषय है, ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची का भी आपसे पूछे तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है और इसमें टोटल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में कितना विषय हैं, तो 18 विषय प्रदान किए गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो धार्मिक क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंदर धार्मिक संस्थाओं के संचालन के स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। चलिए तो देखिए कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन सा नियुक्त किया जाता है, तो भारत की महान्यायवादी की बात करें या महालेखा परीक्षक हो या राज्यपाल हो, ये सभी के सभी जो है दोस्तों किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 10 के पावर -12 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी बिलियन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण है। तो किसी बिलियन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो सेलिनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेलिनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम घड़ी जो है किस ऋतु में सबसे तीव्र गति से चल सकती है, तो आपका शीतकाल में देखेंगे कि शीतकाल में जो है सबसे तीव्र गति से चल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस जो है निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। तो पढ़ने के काम में आने वाला ग्लास जो होता है वो उत्तल लेंस से बना हुआ होता है। ठीक है, किससे बना हुआ होता है दोस्तों, उत्तल लेंस से। और ये जो होता है उत्तल लेंस जो होता है केंद्र पर यानी बीच में मोटा रहेगा और साइड में क्या होता है दोस्तों, पतला होता है। ठीक है, और इसको अगर हम बात करें तो इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ठंडे प्रदेश में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है। कह रहा है कि ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल के तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है। तो आप देखेंगे कि अल्कोहल का द्रव्यनांक जो होता है निम्नतर होता है, इसी के लिए जो है इसको वरीयता दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है। तो किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है मेरे भाई, तो ये जो है माइक्रोवेव की अगर हम बात करें तो इसकी जो है लंबाई सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो किसका प्रयोग जो है दोस्तों परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो आप देखेंगे कि कैडमियम जो है, कैडमियम का प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो किस रसायन का प्रयोग जो है दोस्तों कृत्रिम बादल, तो सिल्वर आयोडाइड का जो है दोस्तों प्रयोग कृत्रिम बादल को बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। तो लौंग के तेल का जो सबसे प्रमुख घटक है दोस्तों उसको हम कहते हैं यूजेनॉल। क्या कहते हैं, यूजेनॉल कहते हैं। ठीक है, लौंग का तेल जो क्लोव ऑयल होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो बायोगैस में जो मुख्यतः गैस होती है दोस्तों वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है मीथेन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हो जाएगा, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो सत्य कथन को आपको क्या करना है, पहचान करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन होता है,
तो ये जो है दोस्तों ये गलत है आपका। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, तो ये सही है। तो 1 और 3 क्या है दोस्तों, सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3। ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों कि प्राकृतिक रबर जो है क्लोरोप्रीन नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। ठीक है, क्या होता है ये, आइसोप्रीन होता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा मेरे भाई, कह रहा है कि विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो असत्य है। तो विरंजक चूर्ण से संबंधित आपको गलत कथन को पहचान करना है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो इसका होता है CaCO होता है। क्या होता है, CaOCl, या फिर ऐसे भी लिखते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर देखिए एक तो होता है CaOCl2 आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आप इसी को कभी कभी आप देखेंगे कैसे भी रहता है, CaOCl लिखा रहेगा और फिर से क्या रहेगा, OCl को ऐसे Cl रखा रहेगा। तो वही चीज़ है, CaOCl2 आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। कह रहा है विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत है। ठीक है, तो गलत कौन सा है, विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलेय होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विरंजक सत्य पूरा है ना, तो हाँ, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण जो है जल में अधिक विलेय नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विलेय होता है, ये कह रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा, कह रहा है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण में दोस्तों निकेल का उपयोग, किसका, निकेल का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है। तो कैल्शियम का अयस्क है वो कौन सा है दोस्तों, तो कैल्साइट, फ्लोस्फर और फॉस्फोराइट, यानी इनमें से सभी जो है दोस्तों कैल्शियम का ही क्या है, अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। तो अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान जो होता है वो लगभग किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। किसने के बराबर, तो हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो खाने की वस्तुओं के प्रयोग के परीक्षण में जो किया जाता है वो सोडियम बेंजोएट को, किसे किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। इसका अगर हम फार्मूला की बात करें भाई, तो NaC7H5O2 होता है। ठीक है, सोडियम इस बेंजोएट इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट क्या है। तो डिटर्जेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये शोधन अभिकर्ता है। शोधन अभिकर्ता है, क्या है ये, शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक किसको कहते हैं भाई, तो अपमार्जक उसको कहते हैं जो साबुन से थोड़ा सा क्या होता है, भिन्न सफाई करने वाला। यानी साबुन क्या होता है कि साबुन जो है खारा वाटर अगर आपका है ना, यानी कि हार्ड वाटर है, उसमें अच्छी तरीके से कपड़ा को साफ़ नहीं कर पाता है। लेकिन डिटर्जेंट में क्या होता है, ये सॉफ्ट वाटर और साथ ही साथ हार्ड वाटर, यानी खारा पानी मीठा पानी दोनों में क्या करता है, कपड़ा को सफाई अच्छी तरीके से डिटर्जेंट करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देखिएगा कि गौण उपभोक्ता जो है, कह रहा है तृणभक्षी है। तो गौण उपभोक्ता तृणभक्षी जो है दोस्तों, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो है दोस्तों एक हाइड्रोफोबिया जो है एक विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है दोस्तों हाइड्रोफोबिया विषाणु से, और इसमें क्या होता है, पानी से डरने लगता है। पानी पीने से तो नहीं डरता है, लेकिन जहाँ जहाँ पे ज़्यादा पानी, जैसे नदी हो गया, झील है या समुद्र है, ये सब को देख करके क्या होता है, जिसको हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है, वो देख करके इससे डरने लगता है। ठीक है, और हाइड्रोफोबिया का जो पुराना नाम होता था दोस्तों, उसको हम रेबीज कहते थे, और रेबीज ज़्यादातर जो है दोस्तों कुत्ते के काटने से फैलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों, वो पादप उत्पाद नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पादप उत्पाद जो है दोस्तों, इसमें से कपूर, वनीला, कासिनी, सभी के सभी जो है दोस्तों क्या है, पादप उत्पाद ही हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या है। तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त भाग जो है मेरे भाई वो क्या है, पराग कोश है। क्या है, पराग कोश है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मात्र अब 2-3 क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधे के विकास के लिए दोस्तों आवश्यक नहीं है। तो हम बता दें मेरे भाई कि पौधे के विकास के लिए टोटल 17 अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से अगर हम बात करें तो 9 तत्व ऐसे होते हैं जो जिसके लिए क्या होता है, बृहत मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती है, और 7 ऐसे तत्व होते हैं दोस्तों जिसको सूक्ष्म मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा तत्व है जिसको पौधे की आवश्यकता नहीं होती है। तो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम को जो है पौधे के विकास के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बात ध्यान रखिए, जैसे कि 9 जो हम बताएं अभी कि 17 अनिवार्य तत्वों में से 9 तत्व ऐसे हैं जिसको बृहत मात्रा में यानी ज़्यादा मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती है। तो 9 तत्वों को भी 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक को हम लोग प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, और दूसरा को हम लोग क्या करते हैं तो द्वितीयक श्रेणी, यानी कि अगर हम बात करें तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो प्राथमिक श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं तो सुनिएगा, नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस है, पोटेशियम है और कार्बन। ठीक है, तो एनपीकेसी जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और क्या तो कार्बन को प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, प्राथमिक पोषक में तत्व में रखते हैं। ठीक है, द्वितीय पोषक तत्व में क्या है तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और क्या है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। ठीक है, तो ये 3 तत्व को क्या रखते हैं, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या है। तो अग्नाशय को पाचक रस के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है दोस्तों वो क्या है तो सिक्रेटिन है। क्या है दोस्तों, सिक्रेटिन। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होता है सामान्यतः उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे मनुष्य है जो वृद्ध होता है तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप रक्तदाब देखेंगे कि उसका बढ़ जाता है। ठीक है, वो जल्दी जल्दी क्या होता है, गुस्सा आने लगता है। ये सभी ध्यान रखना है। सामान्यतः उसके रक्तदाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है। तो मानव शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है दोस्तों वो किससे होता है तो प्रोटीन से होता है। ठीक है, किससे होता है, प्रोटीन से होता है। चलिए देखिए, तो दोस्तों ये था हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, और इससे पहले के प्रैक्टिस सेट जितने भी करवाए गए हैं वो सभी के सभी आप देख लिए होंगे। और अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।